नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत करता हूं आपको विवेक ज्ञान के इस वीडियो पे। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे इकोटाइप और इकेट्स के ऊपर कि ये होते क्या हैं। इन दोनों इकोलॉजिकल टर्म्स के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इकोटाइप के बारे में। तो जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपने लिखा हुआ देखा है कि an ecotype is variant in which the phenotypic difference are too few or too subtle in variant being classified as subspecies। तो किसी भी प्रजाति का मान के चलिए कोई सब स्पीसीज है और उस स्पीसीज के सब स्पीसीज में वो फिनोटाइपिक डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इकोटाइप कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए कोई बियर है। ठीक है, तो उसमें दो तरीके के बियर आप ले लीजिए, एक जो पोलर बियर होते हैं और एक दो दूसरे सामान्य से जंगलों में रहने वाले बियर है। दोनों बियर ही होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें वो दोनों में दिखने में थोड़े अलग होते हैं, लेकिन अगर आप उनका फिनोटाइप देखो तो वो लगभग एक जैसे ही आपको उसमें प्रतीत होंगे। यानी कि उसमें जो फिनोटाइपिक डिफरेंस है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। This different variant can occur in the same geographical region where distinct habitats such as meadow, forest, sand dunes provided an ecological niche। तो ये वाला जो डिफरेंस है जो थोड़ा बहुत आपको दिखाई देता है इन दोनों सब स्पीसीज के बीच में, ये आपको सेम जियोग्राफिकल रीजन में भी देखने को मिल सकता है। वेयर सिमिलर इकोलॉजिकल कंडीशन अकर इन वाइडली सेपरेटेड प्लेस, इट इज पॉसिबल फॉर अ सिमिलर इकोटाइप टू अकर इन द सेपरेटेड लोकेशन। तो अगर मान के चलिए कि अगर इकोलॉजिकल कंडीशन की बात की जाए कि दो प्लेस की अलग अलग हैं, तो वहाँ पे भी यहाँ पे दो अलग अलग प्लेसेस में आपको सेम तरीके के इकोटाइप देखने को मिल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कोई बियर है, वो इंडिया में भी उसी तरीके का बियर दिखाई देगा, और आप अगर चले जाओ अफ्रीका में तो वहाँ पे भी आपको सेम तरीके के बियर्स दिखाई देंगे, है ना। यानी कि आपको ये जो दोनों, इसमें जो इंडिया वाला जो बियर है उसका जो फिनोटाइपिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको यहाँ पे अफ्रीका वाले बियर में भी दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अब मान के चलिए कि हम बात करते हैं ये जो इंडियन बियर है और पोलर बियर में है, तो आपको देखने में वो अलग लगेंगे, लेकिन क्या होगा कि उनके भी जो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी लगभग लगभग आपको एक जैसे ही दिखाई देंगे। तो अन इकोटाइप इज डिफरेंट देन अ सब स्पीसीज। तो आप ये जो इकोटाइप शब्द है इसको आप थोड़ा सा सब स्पीसीज से अलग समझ सकते हो, विच में एडजस्ट अक्रॉस अ नंबर ऑफ डिफरेंट हैबिटाट। और ये क्या होता है, ये जो इकोटाइप है ये कहाँ एडजस्ट करते हैं, ये एडजस्ट करते हैं डिफरेंट टाइप के हैबिटाट्स में। जैसे पोलर बियर की बात हमने की, तो वो आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, वो ज़्यादातर पोल की तरफ दिखाई देंगे। जो पृथ्वी का पोल वाला इलाका है, यानी कि जो ध्रुवीय भाग है, वहाँ पे आपको दिखाई देंगे जहाँ पे ज़्यादातर ठंडी पड़ती है। और उसी तरीके के जो नॉर्मल बियर हमको इंडिया में दिखाई देते हैं वो हमको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। In animals, ecotype of their differing characteristics to effect on the very local environment। और ये जो इकोटाइप्स होते हैं इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये थोड़ा सा ही क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये जो इकोटाइप हो रहे हैं इनका रेंज और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो एक्सपेरिमेंट इंडिकेट दैट समटाइम इकोटाइप मैनिफेस्ट ओनली व्हेन द सेपरेटेड बाय द ग्रेट स्पेशियल डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ने ये इंडिकेट कर दिया है कि कुछ कुछ समय में क्या होता है कि ये जो इकोटाइप होते हैं ये कब मैनिफेस्ट होते हैं, जब उनकी जो डिस्टेंस है वो थोड़ा क्या हो, वो थोड़ा सी ज़्यादा हो, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000 किलोमीटर। ठीक है, जैसे कोई बियर की बात हम लोग कर रहे थे, तो जो बियर इंडिया में है उसको 1000 किलोमीटर आप दूर ले जाइए, ठीक है, नॉर्थ में, या फिर आप ले जाइए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यूरोपियन कंट्रीज़ में ले जाइए या फिर अमेरिकन कंट्रीज़ में जाइए, तो वहाँ पे बियर आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का देखने को मिलेगा। यानी कि उस बियर का अलग फिनो आपको एपिफाइट देखने को वहाँ पे मिलेंगे। दिस इज ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन वेयर बाई डिफरेंट बर्ड एडजेसेंट वेराइटी ऑफ द सेम स्पीसीज। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन जैसा लग सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि वो सेम स्पीसीज होते हैं लेकिन उनका जो वैरायटी होता है थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं गायों की, तो हमारे यहाँ जैसे इंडिया में ही दोनों तरह की गाय पाई जाती है, एक देसी गाय और दूसरी जो होती है जर्सी गाय। इन दोनों की जो प्रजाति होती है वो सेम होती है, लेकिन एक जो प्रजाति है उसको हाइब्रिडाइजेशन करके उसके जो वेराइटीज़ है
उसमें थोड़े से चेंजेस ला दिया गया। तो हमको वो क्या बोल सकते हैं कि ये जो गाय की दो इको टाइप हमको ये देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं हम। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इको टाइप का। जैसे कि हम जानते हैं कि जो रेंडियर होते हैं, तो दो तरीके के रेंडियर हम लेते हैं, एक टुंड्रा वाला रेंडियर और एक दूसरा जो होता है वुडलैंड रेंडियर। अब जैसे कि आप जानते हो कि रेंडियर क्या होता है, एक हिरन जैसे दिखने वाली प्रजाति होती है, बारहसिंगा जैसी प्रजातियां होती है जो कि ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। तो हम मान के चलते हैं कि हम एक रेंडियर लेते हैं जो टुंड्रा प्रदेश में रहता है। टुंड्रा मतलब जहाँ पे थोड़ी सी जो तापमान होती है, टेम्परेचर होती है, हमेशा कम होती है। और दूसरा हम लिखते हैं वुडलैंड रेंडियर जो ज़्यादा जो जंगलों में पाए जाते हैं। आर टू इको टाइप्स ऑफ रेंडियर। ये दोनों क्या है, ये दोनों तरीके के जो रेंडियर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, ये हैं रेंडियर के इको टाइप्स। द फर्स्ट माइग्रेंट, जो पहला वाला रेंडियर है, टुंड्रा रेंडियर है, ट्रैवलिंग 5000 किलोमीटर एनुअली बिटवीन द टू एनवायरमेंट, ठीक है, इन लार्ज नंबर वेयरस द अदर्स हु आर मच फ्यूअर रिमेन द फॉरेस्ट फॉर द समर। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये जो टुंड्रा रैंडियर होते हैं, ये लगभग 5000 किलोमीटर का माइग्रेशन करती हैं, ठीक है, और साल भर में। और ये दो इन्वायरमेंट के बीच में क्या करती है, लार्ज नंबर में एक जगह से दूसरे जगह जाती रहती हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, इसकी वजह से ये इन्वायरमेंट में एक जगह से दूसरे जगह जाने की वजह से इनमें आपको दो तरीके के इकोटाइप्स देखने को मिल जाते हैं। अब एक और बात करते हैं, जैसे हमने दो बियर्स की बात कर रहे हैं, जैसे एक बियर है पोलर बियर और दूसरा है ग्रिजली बियर। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि दो अलग अलग तरीके के बियर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों बियर ही क्या है, एक जो बियर है पोलर बियर है जो कि पोल की तरफ रखता है या ठंडे स्थानों पर रहता है, और दूसरा जो बियर है ग्रिजली बियर है, आपको ये अमेरिकन पार्ट में ज़्यादातर या फिर जो साउथ अमेरिकन पार्ट्स है वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनमें थोड़ा थोड़ा आपको क्या देखने को मिलता है, हैबिटाट के अनुसार इसमें थोड़े से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अलग दिखाई देते हैं। This term coined to Terson, he defined as the genetically different population of species which adapt to some other specific environment and this adaptation become irreversible or genetically fixed। तो टर्सन ने क्या कहा था कि ये जो हम बात करते हैं इकोटाइप की, ठीक है, तो ये जो इकोटाइप होता है ये ऐसा टर्म है जिसको जो जो प्रजातियां होती हैं, तो उन प्रजातियां, वो प्रजाति क्या कर रही हैं, अपने स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अनुसार अपने शरीर में क्या ले आती है, कुछ परिवर्तन ले आती हैं, है ना। और ये जो परिवर्तन हो जाता है, ये जो एडाप्टेशन हो जाता है वो इरिवर्सिबल होता है या फिर बोलना चाहिए कि जेनेटिकली फिक्स होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये दोनों बियर्स ही हैं लेकिन अलग अलग वो दिखाई देती हैं। अब इकोटाइप के बाद बात कर लेते हैं हम लोग इकेट्स की, कि ये इकेट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इकेट्स, अगर इसको प्लूरल में देखें तो इसका प्लूरल क्या होगा, इकैड्स होगा। और ये क्या है, एक इकोलॉजी का एक बेहद महत्वपूर्ण टर्म्स होता है, इसको भी जानना आपको जरूरी होता है। तो अन ऑर्गेनिज्म whose form has been affected by its environment, तो ये क्या है कि ये एक प्रजाति है और वो प्रजाति किससे प्रभावित हो रही है, वो प्रजाति प्रभावित होती है अपने इन्वायरमेंट से। जैसे इको टाइप में हमने क्या देखा था कि उसमें दो एक ही स्पीसीज के क्या बन जा रहे थे, दो अलग अलग सब स्पीसीज बन रहे थे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। और यहाँ पे क्या कर रही है, वो सेम स्पीसीज ही क्या करता है, अगर दूसरे जगह चले जाता है तो क्या करता है, उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन आ जाते हैं उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए। अ नॉन हेरिटेटेड सोमेटिक मॉडिफिकेशन कॉज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट। तो क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिजम्स जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो उस इन्वायरमेंट या फिर पर्यावरण की प्रभाव की वजह से उस प्राणी में या उस स्पीसीज में कुछ नॉन इनहेरिटेड सोमेटिक मॉडिफिकेशन आ जाता है, यानी कि ऐसा परिवर्तन जो कि जीन से रिलेटेड नहीं होता, केवल कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज ही उसमें आ जाते हैं। जैसे कि हमने बात किया था इको टाइप में, तो इको टाइप में जो चेंजेस आते हैं वो पूरी तरीके से किस में आ जाती हैं, वो हेरिटेंट में आ जाती हैं, वो जीन में फिक्स हो जाती हैं, है ना, और वो बिल्कुल इरिवर्सिबल होती हैं। जबकि जो इकेट्स में जो परिवर्तन आते हैं इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हुए, तो वो क्या आती हैं, वो केवल मॉर्फोलॉजिकली ही क्या करती हैं, उसमें चेंजेस आता है, उसमें ये बिल्कुल ही क्या होती है, नॉन इनहेरिटेड होती हैं। ओके, an organisms or kind of organisms such as species modified by environment। अगर दूसरे भाषा में हम कहें, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि कैट्स क्या होते हैं,
तो ये ऑर्गेनिज्म या फिर जो दूसरे तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि स्पीसीज, वो मॉडिफाइड होते हैं इन्वायरमेंट के द्वारा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम इकट्स के नाम से जानते हैं। अ नॉन हेरिटेबल सोमेटिक मॉडिफिकेशन इंड्यूस्ड बाय एनवायरनमेंट, एन एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो अगर हम एक और डेफिनेशन अगर इसका देखें तो इसका हम क्या बोल सकते हैं कि एक नॉन हेरिटेबल सोमेटिक मॉडिफिकेशन होता है, और ये इंड्यूस कौन करता है इसको, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है। और वहीं से फिर ये क्या करते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उस पर्यावरण में उनको जीवित रहने के लिए जरूरी है उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। इकोफेन, दिस आर अदरवाइज कॉल्ड इकैट्स और मॉर्फोलॉजिकली चेंज फॉर्म। तो हम इकैट्स को इकोफेन के नाम से भी पुकार सकते हैं और इसको हम मॉर्फोलॉजिकली चेंज फॉर्म के नाम से भी जान सकते हैं। When a species is transported to a new environment, its first response will be develop ability to survive there। जैसे कोई भी स्पीसीज है, वो अगर किसी इन्वायरमेंट पे जा रहा है, मतलब एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट पे जा रहा है, तो वो क्या करता है, उसका जो सबसे पहले काम होता है कि वो अपने आप को इस तरीके से ढाल लेता है ताकि वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सके, ठीक है। यानी कि उसमें कुछ ऐसी एबिलिटी डेवलप हो जाती है ताकि वो इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। व्हेन अ यूरोपियन कम्स टू अ ट्रॉपिक्स, द इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स हिज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, हिज स्किन्स बिकम डार्कर। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कोई यूरोपियन कंट्री का एक व्यक्ति है जो कि काफ़ी गोरा चिट्ठा होता है, अब उसको हम कहाँ ले आए, ट्रॉपिक कंट्रीज में, है ना। जैसे कि हम उसको ले आते हैं इंडिया में, तो क्या होगा, इंडिया में जैसे कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं काफ़ी सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। अब उसको हम यहाँ पे ले आते हैं तो उसकी बॉडी में क्या होगा, सबसे पहले कुछ चेंजेस आने चालू होंगे। क्या चेंजेस आने चालू होंगे कि उसका जो मेलानिन का है जो उत्सर्जन है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगा। उसका जो प्रोडक्शन है मेलानिन का वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा, और उसका जो स्किन का कलर है वो थोड़े से डार्क होने चालू हो जाएंगे, है ना। आप लोग देखे होंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग होते हैं काफ़ी फेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब वो आएंगे तो यहाँ पे सूर्य की किरणों के प्रभाव से उसका जो मेलानिन का जो नंबर्स है या फिर प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका जो स्किन का कलर है वो डार्क दिखाई देने लगता है। सच चेंज आर क्वाइट कॉमन इन प्लांट्स। और इसी तरीके का जो चेंज है वो आपको प्लांट में भी देखने को मिलता है। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एक यूफोर्बिया का हिर्टा का, यूफोर्बिया हिर्टा का एक स्पीसीज ले लो, और इसके हम क्या कर सकते हैं, इसके दो डिफरेंट इकोफेन्स हो सकते हैं। वन दैट हैज अडेप्टेड टू ग्रो इन ड्राई हार्ड सॉइल एंड अदर दैट ग्रो इन प्लेस दैट हैव बीन हेवीली ट्रैम्पल्ड। तो ये दो तरीके के इकोफेन दिखाई दे सकते हैं इस यूफोर्बिया हिर्टा नाम के ग्रास के। अगर उसको हम अगर ड्राई और हार्ड सॉइल में अगर उसको लगाएं तो वो उसके अनुसार आपको इकोफेन दिखाई देगा उसमें, ठीक है। उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। लेकिन वहीं पे हम इसको अगर हैवीली ट्रैम्पल्ड एरिया में लगा दें तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। यानी कि सेम स्पीसीज जो होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट उनमें थोड़े से परिवर्तन आपको देखने को मिल जाते हैं। यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दिस इन ह्यूमन एज वेल। अमेरिकन लिविंग इन अफ्रीका एंड वन लिविंग इन नॉर्थ यूरोप विल हैव डिफरेंस इन द फ्यूचर। जैसे कि हमने ह्यूमंस में ही बात की कि अगर कोई अमेरिकन है वो कहाँ लिव कर रहा है, अफ्रीका में, और एंड वन लिविंग इन नॉर्दर्न यूरोप, और दूसरा जो है वो नॉर्दर्न यूरोप में रह रहा है, तो दोनों में हमको अलग अलग फीचर्स दिखाई देंगे। उनके स्किन कलर में अलग फीचर दिखाई देगा, उनके खाने पीने में थोड़े से अलग फीचर्स दिखाई देंगे। दिस डिफरेंस अमॉन्ग इकोफेंस एंड नॉट परमानेंट। और ये जो डिफरेंस है ये किसकी वजह से दिखाई देते हैं, इकोफेन या फिर इकैड्स की वजह से दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये परमानेंट नहीं होते हैं। जैसे कि हमने बात किया था उस यूरोपियन व्यक्ति की जो इंडिया आया हुआ था, अब उससे जहाँ उसको इंडिया से वापस से अगर हम यूरोप में छोड़ के आ जाएं तो क्या होगा कि वो यूरोपियन कंट्री के अनुसार फिर से उसके में जो मिलेनिन का जमाव था वो कम होने लगेगा और वापस से वो एकदम फेयर हो जाएगा। The body of the organism assume that the going to be this new condition for a short while living। ओके, तो जो बॉडी होता है वो इन्वायरमेंट के अनुसार क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो क्या करता है, उस इन्वायरमेंट को छोड़ के अपने पुराने इन्वायरमेंट में जाता है, तो वो उसका जो बॉडी चेंज लिया था वो फिर से वापस से अपने पुराने रूप में चला जाता है। जैसे कि आपने एक यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्लांट के बारे में, जिसमें ऑस्ट्रेलियन इकोटाइप और चाइना इकोटाइप, ये सेम प्लांट के दो अलग अलग इकोटाइप्स आपको देखने को मिल रहे होंगे इस प्लांट में।
ठीक है, यानी कि एक को हम लोग ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में लगाए हैं और एक को चाइनीज कंडीशन में लगाए हैं। तो दोनों के पत्तियों में और दोनों के पत्तियों के कलर में या फिर इसके डिस्ट्रीब्यूशन में आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा होगा। और ये चेंजेस किस वजह से दिखाई दे रहा है? अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। और आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना दोनों जगह का जो इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये था इकोटाइप और इकेट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी अच्छी लगी तो इसे दूसरों को भी शेयर करें। और आपके मन में अगर कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप ठीक यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर धन्यवाद आप सभी का।